अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि नमपाई के अंदर तो हम ज़्यादातर ये काम कर रहे होते हैं कि यार आपके जितने भी अरे के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने होते हैं ना, हमने वो देखने थे, ठीक है ना। अब असल काम जो कह लेंगे जहाँ से आपकी डाटा साइंस या ईआई स्टार्ट होती है ना, हम अब उस स्टेज के ऊपर आ, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पांडास, ठीक है। पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपकी डाटा क्लीनिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा को कह लें कि सही तरीके से यूज करना और डाटा एनालिसिस के लिए आपकी जो सबसे मेन लाइब्रेरी है वो पांडास की लाइब्रेरी है, ठीक है ना। इसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कि यार आखिर हम डाटा को बनाते कैसे हैं, डाटा को किस तरह से हम वैलिडेट करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि लाइब्रेरी जो होती है ना वो एक टूल होता है। लाइब्रेरी में सिर्फ आपको बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं या टूल्स मिल जाते हैं जिससे आपने काम करना होता है। मेथडोलॉजीज होती हैं वो आपको खुद ही सीखनी पड़ती है, ठीक है ना। इंशाल्लाह कुछ मेथडोलॉजीज हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है, ठीक है ना। बट बाय द टाइम ये बात आपने याद रखनी है कि डाटा साइंस या एआई की फील्ड में जब आप लोग आएंगे ना, तो उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी नहीं है, वहां पर हजारों होती है, ठीक है ना। लाइक अगर आपको नल वैल्यूज का पता है, आइडिया है नल वैल्यूज का, ठीक है। नल वैल्यूज असल में होती है कि जहां पर आपकी जो स्पेस होती है ना वो ब्लैंक होती है या फिर वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। हमें उसको फिलअप करने के लिए ना मेथड सही होते हैं। अब हमारे पास मैंने जितने मेथड पढ़े हैं वो तकरीबन 58 से 59 है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं। और डिपेंड करता है हर हर डाटा साइंटिस्ट या हर बंदा जो होता है ना उसके अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आप खुद बनाते हो मेथड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पहले हम टूल देख लेते हैं कि यार आखिर जो टूल है ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। और आज हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली चीज आ जाती है पांडास है क्या। पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपके टेबुलर डाटा के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो वहां पर यूज होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर से मुराद होती है जहां पर आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, मैं इसमें यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, डाटा स्ट्रक्चर से मुराद होती है कि जहां पर आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो डाटा स्टोर होने की दो मेन जगहें हैं, एक को हम बोलते हैं सीरीज और एक को हम बोलते हैं आपके डाटा फ्रेम, ठीक है ना। सीरीज क्या होती है, इट्स जस्ट लाइक आपकी जो अरे होती है ना, अरे ये उसके तौर पे ही काम कर रही होती है, ठीक है ना। और पांडास के अंदर डाटा फ्रेम क्या होता है, डाटा फ्रेम होता है आपका 2D डाटा, ठीक है ना। ये होता है आपका वन डायमेंशनल डाटा, ये होता है आपका 2D डाटा। याद रखना इसके अंदर खाली आपको या रो या कॉलम नजर आएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर आपको रोज भी नजर आएंगे और कॉलम्स भी नजर आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक डाटा फ्रेम बनाने का क्या तरीका है, वैसे हम मोस्ट प्रोबेबली इन चीजों को यूज नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि नमपाई जो है वो बहुत ज्यादा फास्टर है देन पांडास, ठीक है ना। बहरहाल कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं पांडास के अंदर जो स्पेसिफिकली हम पांडा से ही कर पाते हैं, तो हमें कभी कभार सीरीज भी बनानी पड़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डाटा फ्रेम बनाना कैसे। आपने अपना एक वेरिएबल चूज करना है जहां पर भी आप वैल्यू देंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिक्शनरी, आइडिया है डिक्शनरी का, ठीक हो गया, आपको है नहीं। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर ना की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर से मुराद होता है कि आपकी एक की होती है जो कि फर्दर वैल्यूज को एक्सेस कर सकती है, ठीक है ना। हमारे पास ये जो आगे फर्दर पड़ी हुई वैल्यूज हैं ये एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है, एक अरे भी हो सकती है, एक टपल भी हो सकता है और एक सेट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक की दे दी ए के नाम से। अब जब भी मैं ए को बुलाऊंगा तो मेरे पास ये वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम एज इट इज जब मैं बी को कॉल करूंगा तो मेरे पास ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पांडास को बनाने के लिए आप लिखेंगे पीडी, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस तरह हम नमपाई में एनपी करते थे ना, पांडास के लिए हम पीडी कर लेंगे। वैसे आपकी मर्जी, आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही कॉल करवाना है ना आपने वैसे तो, बट ज्यादा प्रोफेशनल वे है कि आप उसी का वेरिएबल यूज करें जो कि यूज होता आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन का नाम है ना वो होता है डाटा फ्रेम। जब आप ये लिख देते हैं ना तो आपका ये जो डाटा है ये प्रॉपर एक डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी आउटपुट आ रही है, आपको यहाँ पर इसके इंडेक्स नजर आ रहे हैं
और आपको यहाँ पर उसके फीचर्स या फिर हम इसे कॉलम्स बोलते हैं, आपको यहाँ पर कॉलम्स नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है डाटा फ्रेम बनाने का। अच्छा, अब डाटा फ्रेम क्या हम खुद से ही बनाएंगे? इसके भी मेथड्स होते हैं। ये हम अब डाटा क्रिएशन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि डाटा को बनाना कैसे है, डाटा फ्रेम को किस तरह बनाना है। अब वो मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ते हैं। जैसे हमने ऊपर एक ये वाला मेथड देखा की वैल्यू पेयर्स के थ्रू, यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट मेथड है कि अगर आप पूरी की पूरी एक लिस्ट पास करो और हम उसी लिस्ट को एक डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करते हैं। आपने एक लिस्ट ले ली, आपने की दे दी, आपने उसके अगेंस्ट वैल्यू दे दी, ठीक है ना। आपने दूसरा फीचर दे दिया उसका, कि दूसरा फीचर क्या होगा, आपने उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू दे दी, एंड आप सेम वही चीज डाटा फ्रेम करेंगे तो वो चीज आपकी डाटा फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप इसी तरीके से रिकॉर्ड्स, लिस्ट्स, टपल्स जितने भी हैं आप उनको भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज जो आपको दिखानी है वो ये चीज है। जब भी आप किसी रिकॉर्ड को जिसे कहते हैं ना वो कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसके लिए आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा कि आपके कॉलम नेम्स क्या होंगे, ठीक है। ओके, सॉरी यार, लाइट बंद कर दो। यही बंद होगी तो कमरे में रोशनी कहाँ से आएगी? अच्छा, इसको फिर इसको इधर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं दे रहा। ओके, मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ यार, आ रहा है अब नजर? ओके, डन। अच्छा जी, ये तो बहुत ज़्यादा वैसे पुराने मेथड्स हैं। जो असल में आजकल जो मेथड यूज़ होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, वो है डाटा फ्रेम के CSV के थ्रू या CSV के थ्रू या एक्सेल फाइल के थ्रू। अब जरी सी बात है, आप खुद डाटा बैठ के डाटा एंट्री तो करने नहीं लगे, ठीक है ना, कि आप एक बैठ के डाटा लिखे। आपके पास या तो बनी बनाई एक्सेल फाइल होगी या कोई डाटाबेस होगी या फिर आपके पास कोई CSV होगी जहाँ पर आप डाटा को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो फाइल है ये मेरे से डिलीट हो चुकी है, बहुत पुरानी फाइल है असल में। तो इसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपने सबसे पहले DF लिखना है। DF से मुराद होगा कि वो जगह जहां पर आप इस डाटा फ्रेम को रखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप PD का फंक्शन यानी कि पांडास का कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रीड CSV का। रीड CSV क्या करेगा, आपकी ये जो पूरी की पूरी CSV है ना उसको समझेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू, कन्वर्ट तो नहीं करेगा खैर, आप बस ये समझ लें कि उसके स्ट्रक्चर को समझेगा बस, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पर आप उसका पाथ देते हैं। अब पाथ देने के दो तरीके हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट, ये जो भी मैंने दिया हुआ है ये है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, आपको कोई भी सपोज करे CSV है, मैं एक CSV निकाल लेता हूँ यहाँ से, चलें ये CSV है ना आपकी, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको कॉपी एज पाथ नजर आएगा, आपने इसको कॉपी एज पाथ क्लिक कर देना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बता दूं कि जब भी आपका कॉपी एज पाथ पेस्ट होगा ना, वो आपका इस फॉर्मेट के अंदर होगा, सिंगल कोटेशंस के अंदर, ठीक है ना। आपको इसे डबल करना पड़ेगा क्योंकि रीसेंट तो नहीं, खैर 2-3 साल हो गए अब पांडास की लाइब्रेरी को अपडेट हुए हुए। उनकी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक हमें यहाँ पर ये डबल स्लैश लगाना पड़ता है फॉर इट टू वर्क, ठीक है ना, नहीं तो आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा मेथड ये भी है कि अगर आप डबल स्लैश नहीं लगाना चाहते तो आप इसके पीछे R लगा लें, ठीक है ना, इससे भी आपकी CSV रन कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज, अगर आपके पास CSV नहीं एक्सेल की फाइल है, बस आपने रीड CSV की जगह रीड एक्सेल कर लेना। सेम जो आपने यहाँ पर पाथ दिया था, आप सेम पाथ यहाँ पर दे देंगे। एज इट इज, अगर आपके पास कोई जेसन फाइल पड़ी हुई है तो आप जेसन फाइल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पांडास, ठीक है ना। सिंपल सेम जाना वही फिनोमिना होगा, बस आपने यहाँ पर रीड जेसन कर लेना, यानी कि हर फाइल टाइप के मुताबिक आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास SQL पड़ा हुआ है, SQL की डेटाबेस है पूरी, अब आपको पता होगा कि SQL के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं, अब उसमें से कौन सा टेबल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप उसे एक्सप्लिसिटली बता रहे होंगे कि मुझे कौन सा टेबल कहाँ, किस रो से लेकर कहाँ तक की रो तक मुझे डाटा चाहिए, वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई आप में से वेब स्क्रैपिंग की हुई है किसी ने?
नहीं आइडिया। वेब स्क्रैपिंग होती है कि अच्छा डाटा कलेक्शन के ना कुछ मेथड्स होते हैं। कलेक्शन से मुराद होता है कि यार आपके पास डाटा ना मल्टीपल सोर्सेज पे हो सकता है, आपकी सीएसवी में हो सकता है, आपकी डेटाबेस में हो सकता है कि आपको कोई इस तरह का कंटेंट पसंद आ जाए जो कि कह लो कि किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप फिर उसको स्क्रैप आउट करते हो, इसके लिए स्क्रैपर्स बनते हैं ऑटोमेटेड। आपके सिलेनियम नाम सुना होगा वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने। सिलेनियम नाम का एक जैसे कहते हैं ना स्क्रैपर बनता होता है, वो असल में क्या है कि ऑटोमेटेड ही होता है। इट्स नॉट लाइक अ स्क्रैपर, वो ज्यादातर ऑटोमेटेड होता है कि आपके बटन्स को क्लिक करना, आपकी चीज़ों को स्क्रैप डाउन करना, आपकी वैल्यूज़ को निकाल कर देना, ठीक है ना, और वो अरेंज कर देता है आपकी वैल्यूज़ को इन ना CSV फाइल, ठीक है ना, या फिर आपकी एक्सेल फाइल, ठीक है ना। और वहाँ पर अब जरी सी बात है, जो आपका HTML का कंटेंट होगा वो एक HTML फॉर्मेट के अंदर आता है, तो आपको उसको भी कन्वर्ट करने का अगर तरीका चाहिए तो आपको बताया हुआ कि बस आपने रीड HTML करना है तो आपको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, पिकल फाइल की असल में जब भी आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती है ना, तो उसके अंदर से अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक फाइल का डाटा उठाकर लेकर आना है तो आप रीड पिकल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास डाटा को, किसी भी टाइप के डाटा को डाटा फ्रेम में बनाने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि डाटा इंसेप्शन किस तरह करनी है। डाटा इंसेप्शन से मुराद होता है कि थोड़ा सा डाटा के हवाले से देखना, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका जो असल डिटेक्टिव वाला काम होगा ना वो शुरू हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सपोज करें कि आपके पास एक CSV है और आपने उस CSV को या एक्सेल की फाइल को देखना है कि यार मेरी असल में एक्सेल फाइल दिखती कैसे है। तो आपने सिंपल सिंपल ये फंक्शन लगा देना है df.head। हेड का क्या मतलब होता है? हेड एक ऐसा फंक्शन है जो बताता है कि यार ऊपर ऊपर से मेरी जितनी भी वैल्यूज हैं वो दिखा दो, सिंपल टर्म्स में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक हाइपर पैरामीटर है या पैरामीटर आप कह लो, ठीक है ना। इसके अंदर आप एक वैल्यू पास ऑन करोगे कि यार मुझे क्या चीज कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसे 12 तक रखते हो तो ये आपको फर्स्ट 12 वैल्यूज दिखा देगा। अगर आप इसको कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली आपको पहली 5 लाइन्स दे देगा, ठीक है ना। ये बस याद रखनी है। अच्छा, ये जो मैंने एक डाटा सेट निकाला है ना, ये मैंने निकाला है टाइटैनिक का। टाइटैनिक का नाम सुना होगा आपने, बड़ा फेमस एक डाटा सेट भी है, मूवी भी है, ठीक है ना, और एक वाकया भी है। ये उसके हवाले से सारा का सारा डाटा है कि यार एक पैसेंजर की आईडी क्या थी, एज क्या थी, जितने लोग ट्रैवल कर रहे थे वो फेयर कितना प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है ना, उनके जेंडर क्या था, सिबलिंग्स कितने थे, उनके साथ कितने बड़े लोग यानी कि पेरेंट्स वगैरह उनके जैसे कहते हैं ट्रैवल कर रहे थे। पी क्लास से मुराद है कि वो किस किस क्लास से बिलोंग कर रहे थे, लाइक लोअर क्लास, मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास से, ठीक है ना। एम्बार्क से मुराद है कि वो कहाँ से उतरे और कहाँ पर गए, यानी कि द डेजिग्नेशन, आप कह लो कि उनका डेजिग्नेशन कहाँ से था, किस पोर्ट से वो बैठे, कहाँ से वो चले, ये सारा उसका था। सर्वाइव आपको पता कि यार वो जिंदा बचे या मर गए, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट रो अगर आपने सेम एज इट इज, जिस तरह हम फर्स्ट रोज देख सकते हैं, हम लास्ट रोज भी देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बस टेल लिख लेंगे। ये आपको क्या करेगा आखिरी की जो वैल्यूज होंगी ये वो आपको दिखा देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मजेदार चीज आ गई है कि अगर आपने अपने डाटा की ना एक छोटी सी प्रिसाइज सी समरी बनवानी है। अच्छा, ये जो समरी है ना, ये नॉन स्टैटिस्टिकल समरी है, ये मैं पहले बता दूं। ये समरी आपको उसके मेटा डाटा के बारे में बताएगी। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा ये होता है कि यार आपके डाटा के हवाले से डिटेल्स, ठीक है, ये आपका मेटा डाटा होता है। लाइक आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना, यानी कि आपकी CSV में रोज कहाँ से कहाँ तक आपको पता चलेगा कि जी 1309 एंट्रीज है मेरे पास, ठीक है, ये आपके सामने स्पेसिफिक है। अब आप कहोगे सर 1308 है तो स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है, दैट्स ठीक है। अच्छा, तो इसने आपको पहले बता दिया कि जी टोटल आपके पास एंट्रीज कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ पे खत्म हो रही हैं, ठीक है ना। आपके पास टोटल कॉलम्स कौन कौन से हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या क्या हैं, उन कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू तो मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से उनकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है ना, हर एक एक की डाटा टाइप आ जाएगी, ठीक है ना। ज्यादातर डाटा टाइप्स कौन सी है और कितने कितने कॉलम्स है, यानी कि इंटीजर टाइप के 6 कॉलम्स है, फ्लोट टाइप के 3 कॉलम्स है, ठीक है ना। और टोटल मेमोरी मेरी कितनी यूज हो रही है बैक एंड के अंदर इसको बनाने में, वो भी आपको ये बता रहा है, ठीक है ना। ये आपकी थोड़ी बहुत समरी है अबाउट द मेटा डाटा। अब अगर आपने अपने असल रियल डाटा जो कि CSV के अंदर है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डॉट डिस्क्राइब।
डिस्क्राइब का मतलब होता है कि यार मुझे अंदर की जो इंफॉर्मेशन है ना, डाटा के अंदर की इंफॉर्मेशन वो निकाल के दे दो। ये असल में आपकी डिस्क्रिप्टिव समरी बना कर देता आपको, ठीक है। अच्छा, आप में से आइडिया है किसी को कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस? 4 टाइप के एनालिसिस होते हैं, कोई आइडिया? मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो 4 टाइप के एनालिसिस होते हैं, सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, दूसरा आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, तीसरा आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस और आखिरी आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव होता है कि आप जो चीज देख रहे हो आप वैसे की वैसी उसको बयान कर दो, ठीक है ना। आपके डाटा के अंदर जो मेजर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं विदाउट एनी डीप रिसर्च, आप वो बता दो। यानी कि आप यहाँ पर बता रहे होते हो व्हाट द डाटा इज, डाटा क्या आखिर, ठीक है ना। लाइक आपने देखा कि यार हमारे टोटल पैसेंजर कितने थे, उनकी एस्टिमेटेड एज कितनी थी, ये लाइक मेन इंफॉर्मेशन है जो रेडीली आपके सामने अवेलेबल होती है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अच्छा, देन हमारे पास जो सेकंड चीज आ जाती है वो होती है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि यार एक स्पेसिफिक इवेंट अगर ऑकर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। लाइक आपने देखा है कि यार इस इसमें यानी कि सरवाइव करने वाले लोग जो थे उनकी एज 13 से 13 नहीं सॉरी, सपोज कर लो कि जी उनकी एज थी कोई 20 साल से 25 साल। अब ये क्यों हो रहा है, ये याद रखना, आपको हमेशा डाटा आंसर नहीं देगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पर काम आएगी। जैसे कि अब आपसे पूछा जाए कि यार अगर एक एक्सीडेंट होगा तो एक एक्सीडेंट में किस बंदे के बचने के चांसेस ज्यादा हैं, 1 साल से 13 साल के बच्चे के, 20 साल से 30 साल के बंदे के, या 80 साल से 100 साल के बंदे के? 20 से 30 साल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना ज्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, हो सकता है उसकी सर्वाइवल स्किल ज्यादा हो, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू आपके जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं आपके, ठीक है ना। अब याद रखना जो डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है ना, खाली डाटा के ऊपर नहीं होता, इसके अंदर आपका दिमाग प्लस आपकी रीजनिंग प्लस आपका डाटा, ये तीनों चीजें मिलकर डिसीजन ले रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप डाटा से पूछ रहे होते हो कि ये चीज क्यों हुई, और फिर आप उसके ऊपर रीजनिंग बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है वो उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और सॉरी प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब देखो, सपोज करो मैं कहता हूं कि यार मुझे ये तो पता चल गया मेरा मसला क्या है, अब मैंने उस मसले का हल निकाल लिया कि यार सपोज करो, हम एक मिसाल लेके चलते हैं, इसके बाद मैं एक मिसाल दूंगा आपको। हम एक मिसाल लेके चलते हैं कि यार मेरी बिजनेस में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास डाटा मौजूद है, उस डाटा के थ्रू आपने डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर लिया, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप देखना चाह रहे हो कि यार अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो इन द फ्यूचर इसका क्या इफेक्ट आता है, या अगर मैं इस तरीके से इस काम को परफॉर्म कर लेता हूं तो मेरी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी ये चीज हुई नहीं है, आप इसको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि अगर मैं ये कर लूं तो क्या होगा। ये आपका होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। जो मशीन लर्निंग है आपकी वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको मैं बड़ी मजेदार चीज बताना हूं, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिसिस? वो प्रिडिक्टिव है और डाटा एनालिसिस, हाँ कह सकते हो, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि है, टोटली भी बात ठीक नहीं है, बट आप कह सकते हो। एग्जैक्टली exactly. हम डाटा को एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि हम प्रिडिक्शन दे सके, बट मेजर फर्क क्या हुआ फिर मशीन लर्निंग में और डीप डाटा एनालिटिक्स में, जब काम इन दोनों में सेम कर रहे हैं। उसमें भी एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में भी एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं। नहीं, नॉट द मेजर। डाटा एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, पुराने डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं। कोई नई आउटपुट खुद दे के हम लोग उससे कुछ प्रेडिक्शन नहीं ले सकते, लेकिन मशीन लर्निंग से हम इनपुट दे के प्रेडिक्शन ले सकते हैं। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक मेजर रीजन आपने बिल्कुल सही बताई है कि हम पुराने डाटा, यहाँ पर हम सिर्फ पुराने डाटा को देख के डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जबकि मशीन लर्निंग के अंदर हम पुराने डाटा को भी देख रहे होते हैं प्लस न्यू डाटा को भी हम उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे होते हैं। मेरे टीम लीड ने मुझे एक बात बताई थी, ये मुझे भी नहीं पता था, सिंपल सी जो बात है, उसने मुझे बताया था कि यार आपकी आपकी डाटा एनालिटिक्स के अंदर और मशीन लर्निंग में अंदर मैनुअल लेबर का फर्क है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में भी अगर आप गौर करें तो आप पैटर्न को एनालाइज करके फ्यूचर ही प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो। मशीन लर्निंग भी क्या कर रहा है, आपके उसी पैटर्न को प्रिडिक्ट करके ऑटोमेटिकली खुद ब खुद
मशीन वो पैटर्न यानी कि प्रिडिक्ट कर रहा है। जहां पर आप मैनुअल खुद आंखों से देख के विजुअलाइजेशन ग्राफ बना के सारी चीजें करते हो, पैटर्न को समझते हो, मशीन लर्निंग उसी पैटर्न को ऑटोमेटिकली थ्रू अ स्टैटिस्टिकल मॉडल सीखता है और प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो काम हम दोनों सेम ही कर रहे हैं, बट द फर्क इज के डाटा एनालिसिस वाला भाई थोड़ा सा खुद मैनुअल लेबल कर रहा है, मशीन लर्निंग वाला जिसे कहते हैं ना ऑटोमेटिक काम पे लगा हुआ है। अब आप एक बात कहेंगे कि यार फिर डाटा एनालिसिस की जरूरत ही क्यों है, हम इरेडिकेट कर देते हैं डाटा एनालिसिस को, सिर्फ मशीन लर्निंग के ऊपर रह जाते हैं। मशीन लर्निंग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकती है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस नहीं कर सकती। ये क्योंकि देखें, आप मशीन लर्निंग के मॉडल को रीजनिंग नहीं देना सिखा सकते। हत्ता कि अगर आप अभी आजकल के मॉडल्स देखेंगे ना, चैट जीपीटी वगैरह, ऑल दो ये एक रीजनिंग मॉडल्स हैं, बट ये नई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अब सपोज करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल का चले मसला ले लेते हैं, तेल वाला मसला बना हुआ आजकल, ठीक है ना। आपके ख्याल में अगर आप चैट जीपीटी से सवाल पूछे कि यार मेरा बिजनेस है और जी मैं तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, मेरा तेल यहाँ से यहाँ तक इस वजह से नहीं जा पा रहा, अब मुझे हल बताओ, आपके ख्याल में चैट जीपीटी क्या बताएगा आपको? एनी आइडिया? रैंडम गेस। आप उसको सारे स्टैट्स शेयर कर दे अपने, आप उसको सारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे दे, सारे डायग्नोस्टिक एनालिसिस दे दे, सारा कुछ दे दे, आपके ख्याल में वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा? वो करंटली कुछ भी नहीं बता सकता आपको। वो आपको, अब देखें, वो जो मसला आया ना, आप उस मसले का हल वो निकाल ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, वो कुछ आपको रूल्स बता देगा, और वो बड़े जनरल रूल्स होंगे कि यार आप एक लंबा रूट लेके आ जाओ, मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन से ये इतना लंबा रूट देखा, वो ले सकते हो, या फिर जी आप कोई ट्रीटी कर लो जहां पर आप जो भी यानी कि ईरान के सदर हैं या जो भी उनकी अथॉरिटीज, आप उनके साथ कोई मुआहिदा कर लो कि यार आप हमें बाईपास करने दे, हम आपके साथ ये मुआहिदा करते हैं कि जी हम आपको कोई अटैक नहीं करेंगे या कोई इस तरह के सीन नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो ज्यादा बहुत ज्यादा जनरल आंसर देगा, ही इज नॉट स्पेसिफिक। और बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस वो कभी भी जनरल नहीं होता, वो स्पेसिफिक होता है। हम डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये एआई करते ही इसलिए है ताकि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी। अच्छा, वापस आ जाते हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव देख लिया, डायग्नोस्टिक देख लिया, प्रेडिक्टिव देख लिया, अब आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्टिव के ऊपर। प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि आपने जो चीजें डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक में एनालाइज की और फिर उनका फ्यूचर प्रूफ टेस्टिंग की प्रेडिक्टिव में, आप उसी को अब बताओगे कि यार मेरे लिहाज से ना आपको ये काम करना चाहिए। ये आपका काम होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। प्रिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आप बता रहे होते हैं कि यार ये काम करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, बस आप इसका इतना ही बता रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको एक मिसाल से लेके चलता हूँ। सपोज करें आपकी एक शॉप है। अच्छा, सब इससे पहले ना मैं आपको केस स्टडी सुनाता हूँ, मजेदार केस स्टडी है, मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ था ऐसी केस स्टडी के ऊपर। न्यूजीलैंड का शायद आपको पता होगा, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता वो कौन सी जगह थी। वहां पर ना हुआ ये था कि संडे वाले दिन था, और संडे वाले दिन जो भी बंदा आइसक्रीम खाने आ रहा था ना, वो आइसक्रीम खाते ही या तो बेहोश हो जाता था, या फिर उसकी डेथ हो जाती थी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा स्वेयर जिसे कहते हैं ना किसी सिचुएशन में चला जाता था, ठीक है ना। अब आपके ख्याल में डाटा साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैसे हल किया होगा? आपके जहन में आ रहा होगा यार ये तो कोई क्राइम सीन लग रहा है, बट इसको सॉल्व किया था डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट ने मिलकर। सोचे क्या हो सकता है? किसी एक स्पेसिफिक संडे। हर संडे। चले मैं इतना ही बताता हूँ, वो बंदा नई नई उसने शॉप खोली, लाइक आज से उसने नई शॉप खोली, और आज उसके पास कह लो कि कस्टमर्स आए, उन्होंने उसकी चीज़ खाई और सुएर हालत में चले गए, या बीमार हो गए, या सुएर हालत हो गई, या फिर जिसे कहते हैं ना वो उनकी डेथ हो गई। अब ऐसा क्या हो सकता है? इंग्रेडिएंट के ऊपर एनालाइज किया उन्होंने, और पता चला कि इंग्रेडिएंट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंग्रेडिएंट ने कुछ भी नहीं किया। तो पहले तो उसी पे ही जाते हैं कि उसमें कुछ होगा।
मेरा भी जहन, यानी कि ना वो क्वेश्चन यार था कि आप कैसे सॉल्व करते इसे। मेरे जहन में तो यही आया कि यार भाई शायद हो सकता है वो कोई किलर हो, कोई माइट भी पॉसिबल कि भाई वो किसी को असैसिनेट करने आया हो तो उसने स्टैंड लगाया हो। वेदर की चेंजेस थी। अब हुआ ये था कि जब कोई बंदा आइसक्रीम खाने आता था ना तो वो अपने घर में जो बैठा हुआ था ना वो था कोल्ड वेदर। जैसे ही वो बाहर आता था हॉट वेदर में और आइसक्रीम खाता था फिर कोल्ड, ठीक है ना। जिसकी वजह से हुआ क्या था कि अक्सर लोगों के दिमाग में या तो कह लो कि वो होता है वो ब्रेन फ्रीज कह लें टाइप ऑफ, ठीक है ना। ब्रेन फ्रीज हो गया, यानी कि हर बंदे को ना वो सिचुएशन या वो चीज सूट नहीं की, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हुई, या तो डेथ होना स्टार्ट हो गई या फिर उनका उनके जिसे कहते हैं ना जो आपकी बीमारियां हैं वो उनको आने शुरू हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज एनालाइज की थी उन्होंने। अब देखें यहाँ पर अगर सीधा स्ट्रेट अवे देखा जाए ना तो डाटा हमें यही शो करा रहा है कि जी या तो वो बंदा किलर होगा, या तो उसके इंग्रेडिएंट में मसला होगा, या फिर जी वो बंदा कोई ना कोई बंदे में इशू है। हमारी सोच जाती नहीं थी वेदर की तरफ, ठीक है ना। डाटा साइंटिस्ट ने क्या सॉल्व किया, डाटा साइंटिस्ट ने सिर्फ ये नहीं देखा कि यार भाई अच्छा अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्या था। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये था कि यार हम देखते हैं कि उस बंदे के इंग्रेडिएंट क्या है, वो बंदा किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो बंदा अपना माल कहाँ से ला रहा है, वो कहाँ से ये चीज़ें बेच रहा है, क्या ये चीज़ें ऑथराइज भी हैं बेचने के लिए या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस था जिसने उसको बताया कि यार नहीं हमें वेदर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें थी वो उसके अंदर आ जाती है। अच्छा अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सपोज करें आपने एक आइसक्रीम शॉप खोली है, ठीक है ना। आइसक्रीम शॉप के अंदर आप रोजाना की बेसिस के ऊपर चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है ना, और आप वनीला फ्लेवर लाते हैं, ठीक है। आपका पहला पहला स्टार्टअप है, ठीक है ना। आप ये भी 10 kg ले आए हैं, ये भी आप 10 kg ले आए हैं, और जी आप ये भी 10 kg ले आए हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप भी बिजनेस के ओनर है, आपने ही इसके कॉलम्स या फीचर्स वगैरह बनाने हैं जिनको आप एनालाइज कर सकें। तो आपने ही सोचना है कि यार इसको एनालाइज करने के क्या क्या मेथड्स होंगे, इनको क्या क्या हमने कॉलम्स देने हैं, कौन कौन से फीचर्स रखने हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव में काम आ सकते हैं। सोचें जरा। ठीक हो गया, एक हो गया फ्लेवर्स, एक हो गया आपकी क्वांटिटी, मैं लिख लेता हूँ साथ साथ। एक हो गया आपके फ्लेवर्स, एक हो गया आपकी क्वांटिटी, और प्रोडक्ट के हम इनको यूज करके आगे कितना मजीद प्रोडक्ट बना सकते प्रोडक्ट को नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं है मुझे। हैं। मतलब ये जितना मटेरियल इकट्ठा किया है हम्म, ये हमारा कितने दिन चल सकता है। हमारा कितना कितने दिन चल सकता है, ये तो आप कैलकुलेट करोगे ना। वो तो ऑर्डर्स भी हो गए। हाँ वो तो ऑर्डर्स के ऊपर होगा, ये चीजें कैलकुलेट करने वाली है। मैं अभी रॉ डाटा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रॉ डाटा। अच्छा ये फ्लेवर्स आपने, फ्लेवर से क्या मुराद है, ये भी अभी सवाल है। फ्लेवर्स वो जो लोगों ने ऑर्डर किए हैं, या फ्लेवर्स वो जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, वो तो आपको तो वो तो पता ही है, 3 एग्जिस्ट करते हैं। आपने वो लेने हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम एक दफ़ा ये सारे चीज़ें इकट्ठी कर ले, फिर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की तरफ लेके जाता हूँ। और कुछ इसमें पैकिंग होगी उसकी। पैकिंग 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 नहीं, पैकिंग नहीं आती तो इसमें एनालाइज करना है। एनालाइज करना क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, वाकई रियली बड़ा अच्छा सवाल है। आपने जब भी एनालिसिस परफॉर्म करना है ना, तो एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले आपने एक सवाल पूछना होता है कि आप एनालाइज क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आपका मेन गोल क्या है। क्योंकि देखें मैं आपको ये डाटा दे दूंगा, मैंने 4 कॉलम्स अगर आपको देता हूँ ना, तो 4 कॉलम्स के ऊपर ही आपकी अगर हम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज लगाई जाए ना, तो पता नहीं आप मेरे ख्याल में इसके अंदर 1 2 लाख 3 लाख रिजल्ट्स निकाल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। बट स्पेसिफाइड ये है कि आपने इसके अंदर से निकालना क्या, आपका मकसद और आपका गोल क्या है। लाइक सपोज करें जिस तरीके से 2 मिनट आसान हो जाए।
कोई नहीं बनाओ यार। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये था कि अच्छा आपने मेरे से सवाल किया था, सॉरी, कि इसके ऊपर हम डिस्क्रिप्टिव क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको एक बात कही है कि ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी पूछी है कि हमारा गोल क्या है। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म, डिस्क्रिप्टिव हो, डायग्नोस्टिक हो, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि यार आपका गोल क्या है। आपका गोल सेल्स बढ़ाना है, आपका गोल आपके ऑपरेशंस को स्मूथ बनाना है, आपका गोल अपनी चीज़ों को कह लें कि ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना है। यानी कि सबसे पहले आपने गोल देखना है कि यार आपका गोल क्या है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपके पास जो फीचर्स है ना, आपने उनको एनालाइज करना है। अभी के लिए सपोज करते हैं आपके पास फीचर्स हैं फ्लेवर्स। फ्लेवर्स ये नहीं कि आपके पास कितने एग्जिस्ट करते हैं, फ्लेवर्स ये कि कौन सा बंदा कौन सा फ्लेवर ले रहा है, ठीक है ना, हम ये लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों लिया है? इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस बंदे ने कौन सा फ्लेवर लिया है, तो आप फ्यूचर में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्लेवर ट्रेंडिंग में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वांटिटी आपको बताएगी। अच्छा, क्वांटिटी हमने दो टाइप्स की लेनी है। हमारे पास कितनी एग्जिस्ट करती है क्वांटिटी, ठीक है ना, और एक कस्टमर कितनी क्वांटिटी ले रहा है। लाइक हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आपका स्ट्रॉबेरी या आपका चॉकलेट इतना ज्यादा फेमस हो आइसक्रीम का कि आपका जो ये फ्लेवर है ये लोग एक एक किलो दो दो किलो उठा कर लेके चले जाते हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये देखेंगे इसके अंदर के फ्लेवर के अलावा आपके पास ऑर्डर्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है ना।
अच्छा, कभी कभार आपने देखा होगा कि ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, या आप कभी स्टे के वे पे अगर आप कभी गए हो ना खाना खाने, तो वहां पर ना आपके आपके सामने क्यूआर कोड रख दिया जाएगा और आपसे ना कुछ थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स ले ली जाएंगी। आपको मजेदार बात बताता हूँ। आपने ये स्टे के वे की एक ये डील देखी है, 3,500 रुपये में आजकल ये डील दे रहे हैं, अफ्तारी से लेकर सहरी तक आप जो भी खाना चाहो खा सकते हो। 3,500 रुपये में डील है। अब आप सोचो ये कैसे डील दे रहे हो। ये सारा इन्होंने पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया, डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया, और उसको करने के बाद इन्होंने जिसे कहते हैं ना डिसाइड किया कि यार हम क्या चीज दे सकते हैं और क्या चीज नहीं दे सकते। अब मजेदार बात बताओ, आप कोई मीट लवर है यहाँ पे? सारी है, मैं नहीं हूँ। खैर नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट वैसे मुझे इतना कोई वो दर्द शुरू हो जाती है यहाँ पे दाढ़ में ना, और वैसे ही मैं मीट नहीं खाता, पता नहीं क्यों। तो अब आप अगर गौर से एनालाइज करो, आप ज्यादा से ज्यादा कितना ही खा लोगे यार? रमजान में तो मिनिमम अगर मैक्सिमम करें तो हाफ एंड केजी बहुत है। हाफ के जी बहुत है। हाफ के जी आपके ख्याल में कितना कितना वो यूज होता होगा उसके अंदर, कितना की बन जाता होगा हाफ के जी? एक आइडिया? 600-700 तकरीबन इतना ही मेरे ख्याल में, शायद 1,200 रुपए किलो है शायद गोश्त। 1200-1300 हाँ, तकरीबन इस तरह ही कुछ है गोश्त ना। तो अब इस लिहाज से अगर आप आधा किलो खा लो, चलो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा आपको भूख लगी हुई थी, आप अफ्तारी से लेकर सहरी तक बैठे हुए, आपने किलो 2 किलो भी खा लिया, ज्यादा ज्यादा आप कितने ही पैसे खा रहे हो, ठीक है ना? 2,000 रुपया ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आप खा सकते, ठीक है ना? ठीक है ना? आप उनकी क्लेवर ट्रिक देखो कि उन्होंने ना शो ऐसे कराया है कि यार ओपन है सारा कुछ। अब आप देखो जिस तरह ये पिज्जा ऑनलाइन चले जाओ, ये सारे जितने भी आजकल पिज्जा के ब्रांड्स हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, पहले ये लोग नहीं करते थे। अगर आप देखो ये 2 साल से काम शुरू हुआ कि ये वो ऑल यू कैन ईट फ्री वाला सीन उन्होंने शुरू कर दिया हुआ, ठीक है ना? क्यों? अब आपके लिहाज से आपको क्यों लगता है और कैसे लगता है कि यार ये अफोर्ड कर पा रहे होंगे? मुझे एक मेरा दोस्त है, वो रेस्टोरेंट चलाता है, पिज़्ज़ा M21 का पता है किसी को? पिज़्ज़ा M21 गुलबर्ग के अंदर है। अब आपको पता है? हाँ, अच्छा, पिज़्ज़ा M21 एक गुलबर्ग के अंदर है। तो ना उस भाई ने मुझे बताया कि यार आप जो लार्ज पिज़्ज़ा खाते हो ना 1,600-1,800 रुपए में, कहता है इसकी टोटल लागत जो है वो 200 रुपए आती है हमें। ये बकाया ऊपर जो पैसे होते हैं ना आपके, ये कह लो कि एम्बियंस के और इधर सिटिंग के, और जी बस हमारा प्रॉफिट होता है। कहते हैं हमें एक पिज़्ज़ा के अंदर से ना एटलीस्ट 1,000 से 1,200 रुपए बचता है। तो अब देखो, अब आपने पिज़्ज़ा कितने का कर दिया, उन्होंने कहा जी फ्री पिज़्ज़ा खाओ, कितने का? 4 घंटे, सॉरी 1,400 रुपए का, मेरे ख्याल में 1,300 रुपए का डील लगी हुई है, हर जगह यही सेम डील है, 1,400, 1,000 रुपए, 1,200, 850। ये कौन है भाई? क्या बात है यार। पिज़्ज़ा M21 ने 850 की डील लगाई हुई है। अब जरा एक दफा सोचो, एक लार्ज पिज़्ज़ा को बनाने में कितने रुपीस लग रहे हैं? 200 रुपीस। क्या आप में से कोई एक बंदा भी ऐसा है जो लार्ज पिज़्ज़ा पूरा खा सकता है, वो भी इफ्तारी के बाद? इम्पॉसिबल है। खैर मेरे लिए पॉसिबल है, मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ भाई। जिस तरह आप गोश्त लवर हो ना, मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ। खैर अब मैंने एक दफा मैं अपने दोस्त के साथ चला गया, मैं अब क्योंकि पिज़्ज़ा लवर, मैंने कहा भाई मैं तो हड़प के आऊंगा। 1,300 रुपये, मैंने कहा मेरे लिए 1,300 रुपये क्या है, मैं आराम से भाई, मैं अगर खाने बैठूँ ना, तो मैं चीज़ का जो एक्सल साइज होता है मैं अकेला खाता हूँ, मुझे इतना पसंद है। माशाल्लाह नॉट एट अ टाइम, थोड़ा सा जरा वक्फे के साथ। जैनमन बोल रही थोड़ा वक्फे के साथ, थोड़ा 15 मिनट बाद 2 स्लाइस खा लिए, फिर 10 मिनट बाद 2 स्लाइस खा लिए, फिर 4 मिनट बाद खा लिए, तो ये सीन होता है। अब भाई वहां पर बैठे हुए आप 4 घंटे 5 घंटे आपको स्लॉट होती है, ठीक है ना? आप 4 घंटे में खा सकते हो। मैंने कहा यार मैं तो बड़े आराम से खा जाऊंगा, मैं अगर घर में खा सकता हूँ तो यहाँ पे तो मैं अफ्तार के सुबह का भूखा, ये वो फ्रेंड। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ट्रिक कैसी यूज की जरा देखो। आते ही आपको 10 मिनट लेट देंगे खाना, क्योंकि नमाज का टाइम है। फिर आते ही वो स्टार्टर आपके सामने रख देंगे, आपके सामने बोतल, शरबत, पकोड़े, समोसे वगैरह, ये चीज़ें होती हैं हैवी हैं। आपका ये खाने से ही कह लो कि अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए ना, ये मैंने रिसर्च की थी, तो अगर आप पकोड़े समोसे खा लो ना, तो आपका जो स्टमक है ना, वो तकरीबन 30 to 40% फुल हो जाता है, ठीक है ना? ये वो ऑयली चीज़ होती है ना, तो वो आपके स्टमक को फुल अप कर देती है। अब आ जाती है आपकी असल स्टार्टर वाली चीज़, जो खाना आपका असल है, ठीक है, पिज़्ज़ा। अब आपके सामने जब पिज़्ज़ा लाया जाता है ना, तो आपको एट अ टाइम 1 स्लाइस से 2 स्लाइस दिए जाते हैं। ये नहीं होता कि पूरा पिज़्ज़ा आपके सामने यूँ ला के रख दिया, आप पूरा पिज़्ज़ा खाओ तो अगला फ़ौरन आ जाए। नहीं, वो ऐसे गैप आ जाता तो भूख मर जाती
एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, वो 10 मिनट फिर लेट कर देते हैं, अच्छा जी आपका पिज्जा फिर से बन रहा है, वो 10 मिनट बाद अगला पिज्जा लाते हैं, अच्छा 10 मिनट और आपका अगला स्लाइस बन वो रहा है, आधा टाइम जो ऐसे कवर वो आधा टाइम वैसे ही कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज, बंदा जब खा रहा होता है ना, एक कंसिस्टेंसी जब होती है ना खाने की, बंदा कहता है यार वो फ्लो न टूटे। लाइक अक्सर होता है, मेरी अम्मी कहती है यार एक ही दफा सारी रोटियां ले आया करो, तुम क्या बार बार पहले एक रोटी लेके आते हो फिर दूसरी रोटी लेने जाते हो। वो इंसान को खुद भी शर्म आ रही होती है यार कि ये बंदा मेरे लिए आ रहा हाँ, है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ना उन्होंने सारी गेम इसके ऊपर रखी हुई है कि साइकोलॉजी से खेलेंगे कि यार अब देखो इंसान को ना ये एक बात है कि इंसान को 3 दफा से ज्यादा मांगने में शर्म आती है। आप 2 दफा मांग सकते हो, 3 दफा मांग सकते हो, ठीक है ना। लाइक अगर आप अपने दोस्त से भी पैसे उधार मांगते हो ना, बहुत अच्छा दोस्त भी है, आप क्या साइकोलॉजिकली आप उससे 2 दफा 3 दफा से ज्यादा नहीं मांग सकते। हाँ, छोटे अपने पैसे मांगते हुए 2 दफा कहते हैं, तीसरी दफा खुद की शर्म आ रही होती है उनको। यार ये तो आपने बड़ा पेन पॉइंट पकड़ लिया। हुआ है ना? ऐसे ही है, अगर बंदा कह रहा है, मैं भाग रहा हूँ, ऐसे ही है। तो अब देखो आपने बेशक पे किया बट आपको फिर भी वो आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। उन्होंने डाटा के ऊपर इतना अपने ग्रिप रखी हुई है कि यार आप इस चीज से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। और ये सारी चीजों का आपने कह लो कि मिक्सर बना बनू के जिसे कहते हैं ना वो किया हुआ काम। ये होती है रियल डाटा की स्ट्रेटेजीज, कि आप डाटा को देख के ना रियल टाइम डिसीजंस बनाते हो कि यार क्या ये काम सही रहेगा या नहीं रहेगा। चलो मैं इस मिसाल को थोड़ी सी रेलेवेंट लग रही है, मैं यही रेस्टोरेंट वाली मिसाल के ऊपर ले आता हूँ। देखो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस उन्होंने सबसे पहले ये किया होगा कि यार एक कस्टमर जो है वो मैक्सिमम कितना खाता है। स्टेटिस्टिक्स है ना आपकी, एवरेज है जो आपके सामने है। आपने देखा कि यार 5 लोगों का ग्रुप आया, 5 लोगों के ग्रुप ने 1 लार्ज पिज्जा मंगवाया या 2 लार्ज पिज्जा मंगवाया, ठीक है ना। अब आप एक एवरेज लगाते हो कि यार पर पर्सन इनमें से कितने स्लाइस खा लेता होगा, 2 4, इससे ज्यादा तो नहीं खाता ना एक बंदा पिज्जा का स्लाइसेस, ठीक है ना। अच्छा, आपको यहाँ से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पता चल गया कि यार एक बंदा यानी कि ये बंदा इतना फ्रीक्वेंटली आता है और इस बंदे ने हमेशा ये ऑर्डर करना होता है, ये स्पेसिफिक फ्लेवर्स हैं जो कि मेरे सबसे ज्यादा चलने वाले रनिंग आइटम्स हैं, ठीक है ना। लाइक अगर आप देखो तो जो वो है ये जितने भी पिज्जा शॉप्स हैं ये सैंडविचेस या बर्गर्स के ऊपर क्यों नहीं लगाते। इन्हें पता है कि यार हमारी जो रनिंग आइटम्स है ना वो पिज्जा है ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये पिज्जा के ऊपर ही लगाता है। इन्होंने ऐसा नहीं रखा होता कि ऑल टाइम मेन्यू आप जो मर्जी मंगवा लो उसके अंदर, ठीक है ना। ये सिर्फ पिज्जा के ऊपर होता है या फिर इस टाइप की चीजों के ऊपर होता है जो कि उनकी बहुत ज्यादा रनिंग में होती है। जिस तरह आजकल एक टोस्टी नाम का एक बड़ा अच्छा फेमस ब्रांड है, ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, मैं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपने सैंडविचेस को इस तरह रखा हुआ है कि आप जितने मर्जी चाहें उतने आप सैंडविचेस खा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो वही सीन आ गया कि यार सैंडविच को टाइम इतना लग जाता है ये। अच्छा खैर, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन्होंने पूरा कर लिया कि ये देख के कि यार एक बंदा कितना फ्रीक्वेंटली आता है, कितना ज्यादा वो पिज्जा खाता है, वो कितने मैक्सिमम पिज्जा के स्लाइस खा सकता है, ठीक है ना। ये सारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में उसने पूरा कर लिया। तो वेट भी कितना ही कर सकता है। वेट भी कितना कर सकता है, एग्जैक्टली। आपको मजेदार बात हो, कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता। लाइक मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह दुबई से आया, उसको मैं ले गया इधर रेस्टोरेंट में, जोहो टाउन में यह एक, वो भाई साहब वो असल में ना उस वक्त रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसने बताया भी नहीं कि भाईजान अभी स्टार्ट हो रहा है तो 20-30 मिनट लग जाएंगे। एवरेज वेटिंग टाइम 10 मिनट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। उन भाई साहब ने ना 30 मिनट लगा दिया खाना लाने में। भाई मेरा नाराज हो गया यार, कहता है यार ये क्या बात हुई इस तरह, कहते हैं हम खाना खाने आए अब या तो सीधा सीधा बता दो। तो वो इस टाइम को भी बड़ा एनालाइज करते हैं कि यार भाई किस तरह और कैसे मैनेज करना। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि उठ के भी चले जाते हैं, उठ के आप चले जाते हो, ज़्यादा टाइम लेते हैं। हाँ ऐसे ही एग्जैक्टली, आप उठ के चले जाते हो वैसे। तो अब वो उसको भी यही चीज ध्यान डिस्टर्ब की थी। खैर अच्छा, फिर आप डायग्नोस्टिक एनालिसिस के ऊपर आते हो। आपने देखा कि यार बंदा ये डिटेल्स है उसकी। अब आप देखते हो कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं टाइम भी प्रोलॉन्ग कर दूं, मैं ऐसा कुछ कर दूं कि यार मेरी डील भी निकल जाए, लोगों को लगे कि यार उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैल्यू में अनलिमिटेड चीजें मिल रही, ठीक है ना। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि यार आप लिमिटेड पैसों में अनलिमिटेड चीज ले पा रहे हो, जबकि आपकी लिमिट है ही इतनी कि आप सिर्फ 2-4 स्लाइस या 10 स्लाइस, खैर 10 बहुत ज्यादा कह गया हूँ, 2-4 स्लाइस 5-6 स्लाइस खा सकते हो, इससे ज्यादा आपकी शक्ति नहीं है। बस हमें वो एनालाइज ऐसे करवाते हैं कि अनलिमिटेड है, आपका अनलिमिटेड है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। वो लिमिटेड ही है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी है। अब जिस तरह मैं आपको मजे बात बताता हूँ, ये भाई ने मुझे मशवरा दिया डोमेन का। आपने क्या कहा था, 400 रुपए की डोमेन। और मैं जब गया हूँ उसने मुझे 15,000 रुपए की डोमेन दिखाई है। वो 400 रुपए पर मंथ है, बट अगर आप बंडल खरीदोगे तो
और वो बंडल 15,000 रुपए का, वो 15,000 रुपए का बंडल है, 400 रुपए पर मंथ है अगर बंडल खरीदते हो तो, अगर नहीं खरीदोगे तो 2,500 रुपए पर मंथ। यार वर्सल के ऊपर बिल देती है नो डाउट, बट ना वो नॉन प्रोफेशनल है थोड़ा सा, जरा मैं आपको मजा बताता हूँ। अच्छा ये मैंने आपसे डिस्कस भी करना था कि हो सके तो काइंडली मेरा अपना एक, मैं आजकल एक सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ कह लो कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँ अपना, ठीक है ना। हाँ तो उसको अगर आप हो सके तो फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर आप उसमें हमें हायर कर लीजिए। मैं हायर कर, मैं अभी खुद ही उस पे हायर होना चाह रहा हूँ अभी तो खुद क्लाइंट नहीं आ रहा। ये खैर मेरी वेबसाइट है, ठीक है, वाकई जबरदस्त है। अच्छा विकास ये किस पे आपने बनाई? HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं वर्डप्रेस पे या किस पे? नहीं ये मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाई है सारी। ये आपने बनाई? हाँ मैंने खुद ही बनाई, मैंने नहीं बनाई, AI ने बनाई है, बट मैंने उसे सारा वो कमांड्स दी है कि किस तरह बनाना मैं है। भी यही कहने लगा था कि सामने खुद बनानी है तो यही क्या करने का क्या बस। या वही तो यार, अब देखो आज वो जमाना आ गया कि अब आप खुद कोई काम नहीं करते, ये सारा काम आपने AI से कराना होता है, ठीक है ना। अच्छा ये चैनल है, काइंडली इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बिजाफा नाम से कह ले के कंपनी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे, अभी वो फेसबुक और लिंक्डइन बना नहीं, जब वो बनेगा वो ही बता दूंगा, फिर उसको ही फॉलो कर लेना, ठीक है। जरूर इंशाल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। किस टाइप की वैसे? जिस क्लाइंट ला रहे हैं भाई फिर सबसे बड़ा मसला ही क्लाइंट का है। खैर वैसे हम आज से ऑपरेशनल हो रहे हैं, हमने ये पिछले दिनों बैठ के मैंने ये सारा फाइनलाइज किया जी। बिजाफा FAH बिजाफा। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। खैर इंशाल्लाह मेरा वैसे इंशाल्लाह इरादा यही था कि यार अगर यहाँ पर क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको इंटर्नशिप जरूर कराऊँ। उससे फ़ायदा ये होता है यार, आपने इंटर्नशिप की हुई है? नहीं की हुई अभी, कोई मसली बात नहीं, कर लोगे। नहीं ये तो कुछ हो रहा है। अच्छा ये मैं आपको मजा बताता हूँ, ये मैंने वर्सल के ऊपर ही बनाई हुई अभी यार। मसला ये है यार अभी पैसे नहीं डोमेन के, सिंपल बात है, अभी ना डोमेन के पैसे ना होस्टिंग तो बहुत महंगी, अल्लाह माफ करे, 2,500 रुपए पर मंथ भाई होस्टिंग, हर कोई इतना ही ले रहा है। क्या हुआ यार? मसला ये अभी ना हम क्लाइंट वो कर रहे हैं असल में पाकिस्तानी क्लाइंट। ये लाइव नहीं है, ये लाइव है, इसका लिंक शेयर कर दो। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा ये अगर आप इसको उसके ऊपर फाइंड आउट करना चाहेंगे ना, गूगल के ऊपर नहीं है अभी। सर्च गूगल करने पे ही कर रही हूँ। हाँ नहीं ये गूगल के ऊपर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि एक तो इसकी एक कस्टम डोमेन नहीं है इसकी, पहली बात, वो जो कस्टम डोमेन होती है ना वो जल्दी रैंक अप होती है, ठीक है। और दूसरी इसके अंदर चीज़ ये है कि जो इसके एल्गोरिथम है ना वर्सल के, ये थोड़ा सा जरा कह लो कि इसको लो ही रखता है। नीचे कर दिया। हाँ इसको जरा नीचे रैंक करते हैं, जो .com वाली चीजें हैं वो जरा प्रोफेशनल भी है, वो जरा गूगल पे रैंक करवाते हैं एसईओ पे है, या ये भी मेरी इसी बात करते हैं? क्या हुआ? गूगल पे जैसे हम कुछ चीज रैंक करवाना चाह रहे हैं, हाँ तो इसमें एसईओ जैसे ये अगर हम, क्या मुझे समझ नहीं आई पहले आपकी, अगर वेबसाइट पर रैंक करना है तो उसके लिए एसईओ है कि एआई है? यही के उसके लिए तो एसईओ है obviously। आप ये पूछना चाह रहे हो कि कोई एसईओ करने वाला एआई है, ये पूछ रहे हो? मुझे आइडिया नहीं है ये ना, असल में मेरा SEO करने एक वाले है, होंगे डेफिनेटली क्योंकि हमारे साथ जो करते हैं एसईओ की मार्केट है वैसे चलेगी, काम तो हम एआई से कर लेते हैं। होंगे अब SEO की जॉब्स कब होगी? होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मेरा इस वक्त जो मेरी टीम मेंबर है ना, जो मेरे साथ इस वक्त कर रहा है काम, वो माशाल्लाह मैं आपको उसकी भी दिखाता हूँ। मैंने हम दोनों ने पार्टनरशिप की है। कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? यार आप सुन के हैरान हो जाओगे, हम बहुत सारी दे रहे हैं क्लाइंट भी नहीं मेरा हम ये सारी दे रहे हैं। मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा कि यार आप एट अ टाइम एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें ऑफर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। हमारा असल में ना मोटिव ही बहुत मुख्तलिफ है। बाकी लोग चला रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस,
हम असल में एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं जहां पर हम जितने भी मीडियम लेवल और स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं ना, जिनकी सोशल प्रेजेंस कोई नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस कोई नहीं है, उनको ऑनलाइन करें, और जितने भी लोग अभी इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं ना, उनके लिए डिसीजन मेकिंग करें, बस वो हमें फाइनल आंसर दे यार ये कर दो या ना करो बस। लाइक उनको ना ये वो होता है ना कि यार एक बिजनेसमैन आपको पता है बहुत ज्यादा मसरूफ होता है, ठीक है ना, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि यार वो ये चीज भी देखे, ये चीज भी देखे, वो चीज भी देखे। हम एज अ कंपनी उनके लिए कह लो कि उनका टाइम उनको वो करके दे रहे हैं, फ्री करके दे रहे हैं, उनके लिए टाइम निकाल के दे रहे हैं। उनकी सेल भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, उनका सेल भी ज्यादा हो जाएगा, हमारा भी काम निकल आएगा, उनका सिर्फ इतना काम होगा कि उन्होंने बस डिसीजन मेकिंग करनी है कि हाँ भाई ये ठीक है और ये गलत है। क्योंकि एज अ अगर किसी भी कंपनी का सीईओ जो होता है ना, उसका मेन काम ही सारी की सारी स्टैट्स देखना कि यार कंपनी किस तरीके से चल रही है, कंपनी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, वो सारी हम इसके अंदर ऐसे में प्रोवाइड कर रहे हैं डाटा एनालिटिक्स के अंदर। तो सर क्लास 5:30 स्टार्ट हो गई। हाँ जी, नहीं ये सिर्फ रोजों के लिए रोजे और सैटरडे की क्लास बस इंशाल्लाह जब 12:30। हाँ 12:30, क्योंकि ना मेरी असल में इसके बाद एक और क्लास होती है, मैं एकेडमी में पढ़ाता हूँ आपकी तरह 9, 10, 11 मेरी मोहल्ले में। नई क्लास हो। हाँ जी कल क्लास होगी, मैंने भी जाना है। पढ़ाने जाना है। हाँ, एक जगह टाइम किधर? सिटी हॉल एकेडमी का पता है? सिटी हॉल एकेडमी? यार नहीं मुझे आइडिया नहीं। जो ऑर्गेनाइजर स्कूल का। हाँ 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 हाँ, अच्छा माशाल्लाह गुड है यार, सही दूसरी एकेडमी अच्छी। सही साथ में छोटा वाले पाइथन अभी मैंने नहीं की, क्लासेस कब से स्टार्ट है? हाँ हमारी पीछे कब से हुई हुई है? हमारी तो हुई हुई है 2 वीक्स तो छुट्टी को हो गए हैं, 2-3 हो गई। 3 वीक्स हो गए। अभी दो क्लासेस पाइथन के लिए अभी एक हाँ अभी सिर्फ दो नहीं नहीं, 4 क्लास। हाँ पाइथन तो हमने वैसे कंप्लीट कर ली हुई है। हाँ बेसिक हमने पाइथन कंप्लीट कर लिया। उसका मुझे कोड शेयर कर। मैं आपको यार आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं ना हमारे, बस भाई के साथ रिकॉर्ड। Yes. नहीं मैंने तो कहीं नहीं किया, कहा था भूल गया हूँ भाई, मैं आपको कहा था मैं भूल गया। उसके अलावा असाइनमेंट्स वगैरह है कि नहीं? हाँ असाइनमेंट्स दूंगा मैं, टेंशन ना लो, असाइनमेंट्स मिले। ये अभी मैंने ये देखो ये जो आपको ग्रुप में दिया है ना, ये असाइनमेंट ही दी है असल में। हाँ जी लास्ट असाइनमेंट कहाँ सबमिट करो बनाएंगे? लास्ट असाइनमेंट थी कौन सी? वो जो वो तो नहीं, वो जो गेम बनानी थी। Character को- हाँ ठीक है वो आप बस वैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या फिर मैं ना क्लासरूम बना रहे हो उसमें सारे। भाई गूगल क्लासरूम बना लूँ, ठीक है। हाँ यार आप मेरे असिस्टेंट मैनेजर हो क्लास के। ना हाँ ठीक है, मैं ना फिर आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, डन है फिर? ओके सारी डीपीआर। हाँ डन हो गया इंशाल्लाह, डन हो गया। ओके हाफिज़। मीटिंग दोबारा बना लो आप या मैं? अच्छा हाँ डन है बना लो। अच्छा ये यार मेरा ये ऐसे में ना मेरा नेबर भी है, मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है,